देखो, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। यानी सामाजिक विज्ञान की 4 किताबें हैं, जिसमें अपन पहला भाग इतिहास से संबंधित है। ये थोड़ा सा आगे बच्चों को कठिन है, तो अपन उसको सरल बनाने की यानी पढ़ करके सरल कर देंगे। तो देखिए, भारत और समकालीन विश्व के बारे में भाग 2 है ये। और ये देखो, उसमें टोटल पार्ट की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और चौथा है औद्योगिकरण का युग, और पांचवा है मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इस तरह अपने इसमें 5 चैप्टर दे रखे, तो अपन धीरे धीरे उसको सभी चैप्टर कर लेंगे और आपको समझना होगा। देखिए, यहाँ दे रखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले अपन बात करें, यूरोप महाद्वीप है वो अपन से किधर पड़ता है। यानी आप बात करो तो यानी पश्चिमी जो देश है वो यूरोप में ही आते हैं। जैसे इंग्लैंड है, जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पुर्तगाल है, ये देश है जितने भी वो यूरोप में ही आते हैं। यानी अफ्रीका के लगभग ऊपर, और यानी जो एशिया महाद्वीप से जो अलग करता है यूराल पर्वत, यानी पश्चिमी देश है वो कौन से देश कहलाते हैं? यूरोप के देश, यूरोप महाद्वीप में ये आते हैं। अब देखो, एक आपको यहाँ ये चित्र दिखाई दे रहा है कि महिला हाथ में लिए, देखो ये चित्र लेकर खड़ी है। यहाँ लोग देखिए कतारों के अंदर ये जो दे रखे आपको झंडे ले रखे हैं, देखो ये, और कतारों में खड़े हैं। ये देखो आपको मूर्ति भी दिखाई दे रही है इसमें, यानी ये कतारों में खड़े हैं। तो इस चित्र का देखो क्या आशय है कि फेडरिक सोर्यू विश्व या यानी विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का सौपन। तो एक ये फ्रांसीसी कलाकार है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। वो क्या है, विश्व में प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता है और सभी समाजों में गणराज्यों का सौपन देख रहा है ये। तो ये यूरोप के देशों के बीच में संधि हुई थी 1848 में। अब देखो, अपने एक बार पहले शुरुआत से देख लेते हैं निरंकुशवाद। यानी निरंकुशवाद है, उसका क्या अर्थ है? देखिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। तो ये निरंकुशवाद की परिभाषा है। इसमें राजशाही सरकार का मतलब राजा का शासन, वो क्या है, स्वेच्छाचारी होता है, अपनी इच्छा अनुसार ही काम करता है। जैसे संविधान, जैसे प्रजातंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, यानी जनता का शासन होता है, जनता के अनुसार शासन करना पड़ता है। यहाँ पर राजशाही सरकार यानी राजा सरकार चलाता है, और वो मनमर्जी से अपनी सरकार चला सकता है, किसी तरह का अंकुश नहीं होता है। तो ये परिभाषा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप एक कॉपी में नोट्स बना सकते हो इसका, कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कह सकते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे राजा, और जो अत्यधिक केंद्रीकृत भी होता है और सैन्य बल पर आधारित है, और दमनकारी सरकारें भी होती है। तो केंद्रीकृत होता है और अपने सैन्य बल यानी सैनिक बलों से वो जनता पर शासन कर सकता है। तो ये सरकारें क्या होती है, दमनकारी नीति भी अपना सकती है। एक देखो नीचे ये आपके दे रखा है कि यानी कल्पनादर्श,
इस यानी जिसको कहते हैं यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, यानी संभव नहीं हो। तो ये आपका जो अर्थ है वो आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ अपने बात करेंगे 1848 में, कि 1848 में देखिए 1848 क्या हुआ, यानी 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार का नाम है फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी उन्होंने। ये इम्पोर्टेंट है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक क्या बनाई थी, एक श्रृंखला बनाई थी। तो उसमें देखो क्या है, उनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गुणों से मिलकर बना था। यानी एक संसार की उन्होंने कल्पना की थी किसने, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने। उसमें वो गुण चाहते थे कि राजतंत्र का नहीं होना चाहिए, क्या है, जनतांत्रिक ही होना चाहिए, सामाजिक गुणों होने चाहिए उसके अंदर। तो इस तरह उन्होंने एक सपना रचा था। इस श्रृंखला में के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। तो ये अपन चित्र अभी देखा है ना, उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में वो स्वतंत्रता की मांग रख रहे हैं और कुछ से प्रतिमाएं अपने हाथ में लिए हुए लोग कतार में खड़े हैं। तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता को महिला का स्वरूप प्रदान किया करते थे। यानी फ्रांस की क्रांति के दौरान जो कलाकार है वो महिला का रूप प्रदान करते थे, यानी महिला का जो प्रतिरूप है वो बना करके उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की थी। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं, जो एक उसके हाथ में है। तो हाथ में कुछ मसाल वो हाथ में लेकर खड़े हैं। अब देखिए आगे, और अगर अपन बात करें दूसरे शब्दों में, ये देखिए कि दूसरे शब्दों में अगर अपन बात करें, ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि दूसरे मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो राजा या जो स्वेच्छाचारी होता है निरंकुश होता है, उस यानी इन संस्थानों को ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए है। तो सोरियो के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए हैं। तो अपने वो कल्पनादर्श यूटोपिया है, दुनिया के लोग क्या अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है और इस स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे। तो अलग अलग देश के लोग कपड़े हैं, राष्ट्रीय पोशाक है और अलग अलग मूर्तियां लेकर खड़े, इससे पहचान हो जाती है। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे। तो इस चित्र में देखो ये जो आपको पीछे मैंने बताया था वो जुलूस का नेतृत्व कर रहे। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी यहाँ वो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। तो फ्रांस है वहाँ के क्रांतिकारी है, वो तिरंगा लेकर खड़े हैं प्रतिमा के पास। आगे आप देखिए अगला पेज है
यहाँ देखिए अब कि अभी अभी पहुँचा है, मतलब इसके पीछे ये क्या हुआ, एक मिनट देखो, इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और ये सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। जिन्हें फ्रांस, देखो फ्रांस देश के जो लोग हैं वो सबसे आगे है, उसके पीछे जर्मन के लोग जो काला, लाल और ये सुनहरा झंडा थामे है। और ये दिलचस्प है कि जिस समय शौर्यों ने ये छवि निर्मित की और जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। तो जर्मन लोग हैं वो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं किया था उस समय। और जो झंडे वे थामे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं झंडे लेकर, वे 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। यानी उदारवादी सरकार वो चाहते थे 1848 में इस उम्मीद से कि यहाँ उदारवादी सरकार स्थापित हो, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों की एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहत थी। जो जर्मन भाषी लोग हैं वो अलग अलग रियासतों से आए थे, वो एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य गठित करने की चाहत थी। यानी वो एक पूरी जो जर्मनी देश है वो पूरी जर्मनी को एक जगह देखना चाहते थे कि हमारे एक राष्ट्र का निर्माण हो। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया है, दो सिसिलियों की राजशाही, और लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एवं रूस के लोग हैं। तो देखो इस कतार में, इस चित्र में आपको जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया के दो सिसिलियों के राजशाही और लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रूस के लोग भी इसमें दिखाई देंगे। ऊपर यानी स्वर्ग से ईसा मसीह, जो ईसाइयों का ये धार्मिक गुरु था, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। और चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ये जो चित्रकार है ना, फ्रांस का चित्रकार कौन था, फ्रेडरिक सोरियू, वो इस चित्र के माध्यम से क्या समझाना चाहता है कि जितने भी देश है वो एक जगह इकट्ठे हो, यानी भाईचारे का प्रतीक बताया गया। अलग अलग है झंडे, उनकी वेशभूषा, पोशाक सब अलग है, लेकिन राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप के माध्यम से, ये चित्र के माध्यम से ये समझाया गया। किसने? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने। तो ये थोड़ा नाम आपको याद रखना है। अब देखो आगे अपने बात करें तो एक बार यहाँ ये थोड़ी परिभाषा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये क्या हुआ, देखो ये परिभाषा है कि जनमत संग्रह का क्या अर्थ है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक ही क्षेत्र के सभी लोगों से देखो एक बार दोबारा देख लीजिए, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे कहते हैं जनमत संग्रह। यानी प्रत्येक रूप में मतदान के जरिए ये पूछा जाता है कि एक प्रस्ताव रख दिया जाता है, अब जनता स्वीकार करे अस्वीकार करे, तो जिसका यानी बहुमत के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि जनमत ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ये आपको कॉपी के अंदर लिख लेना है। अब देखो आगे अपने वापस बात करते हैं। तो देखो इसमें फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से
पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास है, ये अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ अपन पढ़ रहे थे, देखो इस जगह पर। इस अध्याय में कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति है, यानी शौर्यों के चित्र एक में थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया है। कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। लोगों में ऐसी भावना जगी थी कि जो राजाशाही है, जो तानाशाही है, उसके खिलाफ लोग जागरूक हो गए थे, खिलाफ हो गए थे और ताकत बनकर उभरे थे, जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो देखो, यूरोप के लोगों में राजनीतिक जागृति आ गई, मानसिक जगत में भारी परिवर्तन हो गया, लोगों में काफी परिवर्तन आ गया और यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, यानी बहुराष्ट्रीय वंशीय मतलब अलग अलग जो राजवंश है वो राज्य कर रहे थे। तो यानी उस राजवंश के स्थान पर राष्ट्र राज्य का कि एक ऐसा राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जिसमें जनतांत्रिक और सभी समाजों का हित हो और एक संविधान बनना चाहिए। उसके आधार पर लोगों में राष्ट्र की भावना का जागृत हुआ था। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों विचार विकसित हो रहे थे। तो यूरोप में लंबे समय से ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार है वो विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। यानी उस समय एक जो प्रभुसत्ता जो शक्ति थी, एक केंद्रीय शक्ति एक राजा के पास में थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में भी एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। तो उनके नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव था, साझा का मतलब सभी मिलकर के, और साझा इतिहास यानी विरासत की भावना थी कि अपने देश को किस तरह बचा करके रखना है। तो ये है आपकी विरासत। अब देखिए इसमें, अब देखो विरासत की भावना थी और यहाँ साझेपन की ये भावना अंततः काल से नहीं थी। इन संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। तो इन संघर्ष से नेता है, आम लोग है, सभी मिलकर ये भावना विकसित की थी। ये अध्याय इन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब पनपी थी? 19वीं सदी में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। इस तरह देखो बच्चों, आगे अपन और देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी ये, ठीक है ना। और इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि कई लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप गई थी। जैसे भारत पर भी फ्रांसीसी, जैसे भारत में क्रांति हुई ना, उसका प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली थी। अब देखिए इसमें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो 1789 की फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था।
यानी जो इतना बड़ा भाग फ्रांस का था उस पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था, निरंकुश राजा का शासन था, और निरंकुश का अर्थ अपन ने पीछे पढ़ लिया है। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुई है, इस क्रांति से राजनीति में भी परिवर्तन आया और संवैधानिक जो संस्था है उनमें भी बदलाव आए। इनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। यानी इस क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक दिया था और फ्रांस के नागरिकों के समूह में जो सत्ता है वो किस में आ गई, फ्रांसीसी जो नागरिक थे उसके हाथ में आ गई थी। और क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। क्रांति से घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, इन्हें नए राष्ट्र का निर्माण है वो जो फ्रांस की जनता है वो करेगी, वे ही उसकी नियति तय करेगा। जो कानून जो शासन वो बनेगा कौन है, ये कौन तय करेगा, फ्रांस की जो जनता है वही। ये देखो आगे अपन देखते हैं कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। कि फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो ऐसे विचार उन्होंने उठाए कि सभी साथ होकर के इस क्रांति यानी क्रांति लड़ी जा सकती है। उन्हें राजशाही इन्हें तानाशाही के खिलाफ, निरंकुश राजा के खिलाफ एक सामूहिक पहचान की भावना जनता में पैदा की जा सकती है। अब देखो यहाँ दे रखा है पितृभूमि, यानी पितृभूमि है यहाँ जो अंग्रेजी में दे रखा है ला पेट्री, और नागरिक यानी ला जो दे रखा है सिटोन, ला सिटोयन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। यानी पितृभूमि, ये जो जनता में ये भावना बढ़ दी गई थी कि अपने पितृभूमि है, फ्रांस जो भूमि है वो अपनी भूमि है, और नागरिक यानी नागरिक के विचार है कि अपना ही फ्रांस है, अपना ही राष्ट्र है, ऐसे विचार है हर समुदाय में ये भर दिया गया था। एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया था कि हम सब एक है और जिसके एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे कि सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होंगे और हम सभी समान हैं। अतः एक ये क्या होगा देखो, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया था। यानी जो फ्रांस है उसके लिए एक नया झंडा है तिरंगा वो चुना गया था, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली थी। जो पहले राजध्वज था ना उसकी जगह ले ली थी इसे फ्रांसीसी झंडा तिरंगा ने। और यानी स्टेट जनरल का चुनाव, ये एक चुनाव होता था, चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा था। सक्रिय जो रुचिकर या जो जानकार होते हैं उनके द्वारा ये किए जाने लगा था, और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पहले जो चुनाव होता ना स्टेट जनरल का चुनाव, वहाँ पर कुछ लोग ही नागरिक समूह द्वारा किए जाने लगा था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि नेशनल असेंबली है वो नाम बदल कर रख दिया था जनता ने, और नई स्तुतियां रची गई थी। भाई राजा को उखाड़ करके फेंक दिया गया, राजा को हटा दिया गया था और वहाँ पर नेशनल असेंबली गठित कर दी गई थी और शपथ ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ, यानी जो क्रांति के दौरान शहीद हुए उनका गुणगान भी किया गया था, और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। तो ये सब जो क्रांति हुई है वो राष्ट्र के नाम पर हुई थी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई
जिसने एक भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के, तो केंद्रीकृत का मतलब पूरे फ्रांस में एक ही कानून हो। ये क्या हुआ है, फ्रांस में क्या हो, एक ही कानून हो। तो इस तरह ये वापस हो गया नहीं। तो देखिए इसी तरह केंद्रीकृत क्या हो, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी। यानी एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था। आयात निर्यात का मतलब क्या होता है, आयात जो अपने किसी देश से कोई वस्तु मंगाते हैं तो वो आयात, और निर्यात का है क्या होता है, अपने वस्तुओं को बाहर भेजते हैं अपने देश से, तो वो होता है निर्यात। तो ये जो कर लगता था यानी जो शुल्क लगता था उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया था, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई थी। जो मापतोल है वो भी एक समान व्यवस्था, अलग अलग नहीं थी, समान व्यवस्था लागू की गई थी पूरे फ्रांस में। और क्षेत्रीय बोलियों के यानी क्षेत्रीय बोलियों को हत उत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषाएं बोली। तो देखो क्षेत्रीय बोलियों को हत उत्साहित, ज़्यादातर क्षेत्रीय बोलियों को महत्व नहीं दिया गया था। और पेरिस में क्या है, फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, तो फ्रेंच भाषा है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो इस तरह देखो वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राष्ट्र साझा भाषा कौन सी थी, फ्रेंच। और क्षेत्रीय बोलियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था और एक समान व्यवस्था लागू की गई थी, भार तथा नापने की भी, और आयात निर्यात शुल्क है वो समाप्त कर दिया गया था, और कानून है सबके लिए समान बनाया गया था। अब देखो आगे, आगे देखो अपन बात करें, क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य है और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। तो फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भी भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक है उससे जो निरंकुश राजा है उससे मुक्त कराया था। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। यानी फ्रांस के जो जनता है, जो देश है, उन लोगों ने कि अन्य जो राष्ट्र अगर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फ्रांस है वो क्या करेगा, मदद करेगा। अब देखो आगे, जब फ्रांस की घटना खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य यानी जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे। जब फ्रांस की एक घटना की खबर, जब जो राजा के खिलाफ जो क्रांति हुई थी वो घटना हुई, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य यानी जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे थे। ये एक संगठन था जैकोबिन क्लब। इनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया था। तो ऐसा क्लब बना लिए थे उन्होंने जैकोबिन क्लब जैसे, और फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी थी। तो इस क्रांति का प्रभाव है वो यूरोप में नहीं, अन्य विदेशों में भी ये इसका प्रभाव क्रांतिकारी आगे तक बढ़ाना चाहते थे। तो हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है और इटली है, ये यूरोपीय देश है। तो इस तरह 1790 में क्रांतिकारी योद्धा के रूप में वो क्या है, इसका प्रसार ये यानी विदेशों में ले जाने लगे थे। अब देखो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में अपनी
पहले ही आरंभ किया जा चुका था और फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां पर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। देखो 1790 तक तो ठीक था, फिर देखो वापस से जैसे जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। फिर देखो ये नेपोलियन ने वापस क्या करता है, नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो क्या करता है, वापस से राजतंत्र यानी प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र स्थापित कर लेता है। यानी सारी शक्ति नेपोलियन बोनापार्ट है वो अपने हाथ में ले लेता है और फ्रांस की जो विचार थे प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक गणराज्य की स्थापना था उनको उन्होंने लगभग समाप्ति कर दिया था। सारी शक्ति वो अपने हाथ में ले लेता है। तो इस तरह बच्चों ये फ्रांस की क्रांति यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उनके बारे में अपने पढ़ा है। कल अपने आगे और पढ़ेंगे अगले। इस तरह आप लगातार जुड़े रहिए और मैं सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।